नमस्कार साथियों, रैंकर्स नोट पे आपका स्वागत है। चलिए आज देखते हैं 50 टॉप स्टैटिक जीके एमसीक्यू, जिसका विस्तृत व्याख्या के साथ हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप पीडीएफ के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो ऑप्शन है 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी 1556 बाबर और अकबर और हेमू, ऑप्शन सी 1761 मराठा अब्दाली, और ऑप्शन डी 1527 बाबर और राणा संगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी। ये 1556 ईस्वी जो है ये पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, और ये 1761 वाला मराठा अब्दाली के बीच में ये तीसरा पानीपत युद्ध। और बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं, खानवा का युद्ध। चलिए इसका देख लीजिए व्याख्या। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। यहाँ पे बाबर के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि फरगना का शासक था। इसके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा। और ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तो ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, फैक्ट है, इसको याद रखिए। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1857, 1885, 1905, 1919। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1885। तो इसका व्याख्या देख लीजिए कि इसकी स्थापना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी एओ ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसका पहला अध्यक्ष अगर देखें तो पहला अध्यक्ष तो वो है WC बनर्जी। और इस समय जब स्थापना हुआ था 1885 में, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड डफरिन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सरदार पटेल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे, लगातार 2 बार। राधा कृष्ण भी राष्ट्रपति रहे, ये पहले उपराष्ट्रपति थे, ये हमारे पहले प्रधानमंत्री। और ये जो है आपका गृह मंत्री थे। देशी रियासतों का एकीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकालों तक इस पद को सुशोभित किया था। वो कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर BN राव और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का, वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर BN राव कौन थे? तो ये संवैधानिक सलाहकार थे। किसके? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के ये संवैधानिक सलाहकार थे, और ये जो थे इसका अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अस्थाई सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थाई अध्यक्ष।
संविधान सभा का, संविधान सभा। इसमें ध्यान दीजिए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखने का है। चलिए, तो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इन्हीं को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। चलिए, प्रश्न नंबर 5 देखिए, भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? ऑप्शन है 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी है 2 साल 9 महीने 18 दिन, और ऑप्शन सी है 3 साल 11 महीने 18 दिन, ऑप्शन डी है 2 साल 11 महीने 8 दिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 साल 11 महीने 8 दिन। चलिए, इसका देखिए व्याख्या कि 21 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपना लिया, संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया, और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। इस दिन आपको गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो ऑप्शन है ब्रिटेन, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? तो यहाँ से लिया गया है संसदीय शासन, संसदीय शासन प्रणाली यहीं से लिया गया है, और कैबिनेट व्यवस्था लिया गया है, कैबिनेट व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से आपका DPSP यानी कि डायरेक्टेड प्रिंसिपल ऑफ स्टेट प्रिंसिपल पॉलिसी, DPSP यानी कि इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अमेरिका से आपका फंडामेंटल राइट्स तो हो गया, मौलिक अधिकार, और इसके अलावे और क्या लिया गया है? तो इसमें देख लीजिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये आपका अमेरिका से लिया गया, और रिव्यू भी इसी से लिया गया, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक पुनर्लोकन, वो आपका ये। सोवियत संघ यानी उस समय के सोवियत संघ और अभी के रसिया, इसे क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया, मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी। चलिए, भाग 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। प्रश्न संख्या 7, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमिताभ कांत, ऑप्शन डी अरविंद पनघड़िया। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होता है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। तो प्रधानमंत्री इसका उस समय नरेंद्र मोदी थे, इन्होंने 2015 में नीति आयोग का जो होता है प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके स्थान पे? तो योजना आयोग के स्थान पे, इसका आयोग के स्थान पे नीति आयोग का हुआ था। इसका नीति जो है इंग्लिश में लिखाता है इस तरीके से, इसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? तो ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी हिंद महासागर, ऑप्शन सी आर्कटिक सागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर। चलिए, इसका व्याख्या देख लीजिए। तो महासागर जो है पृथ्वी का सबसे गहरा मरियाना ट्रेंच है, गहरा बिंदु, ये जो है 11,033 मीटर, इसको लगभग 11 किलोमीटर भी बोल सकते हैं, इतना गहरा है ये मरियाना ट्रेंच।
ये जो हिंद प्रशांत महासागर है पृथ्वी के 1/3 भाग पर लगभग है। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर हो गया और सबसे गहरा भी इसी में है। चलो अब प्रश्न नंबर 9, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा अमेजन नदी, ऑप्शन बी यांगसी नदी, ऑप्शन सी नील नदी, ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा विश्व की सबसे लंबी नदी वो हो जाएगी नील नदी। अमेजन नदी क्या है? तो अमेजन नदी बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ा नदी है, बहाव की दृष्टि से। और अगर लंबाई की दृष्टि से देखें तो नील नदी है। चलिए यहाँ देखिए इसका व्याख्या कि कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, भूमध्य सागर में गिरती है। इसकी लंबाई लगभग 6,650 किलोमीटर है। ये निकलती कहाँ से है? तो ये विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। इसके लिए दो नदियाँ होती है, एक ब्लू नील और एक वाइट नील होती है। ये दोनों मिल करके कहाँ? खार्तुम में। खार्तुम कहाँ है? तो खार्तुम सूडान की राजधानी है, सूडान की राजधानी में मिलती है खार्तुम में। उसके बाद यह नील नदी कहलाती है, नील नदी। नील नदी को ही ये मेसोपोटामिया के सभ्यता की देन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, माउंट नंदा देवी, कंचनजंगा, मकालू। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा कंचनजंगा हो जाएगा। ये कहाँ है? तो सिक्किम में है। विश्व की सबसे ऊंची बोले तो विश्व की, तो वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। चलिए इसका देख लीजिए उत्तर। तो कंचनजंगा जो है ये सिक्किम में है और K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। K2 जिसको गौडवी नास्टी भी बोला जाता है, वो सबसे ऊंची चोटी है। चूंकि यह जो है POK में पड़ता है, POK मतलब कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है, तो इसीलिए भारत, हालांकि भारत इस पे अपना दावा मानता है क्योंकि यह भारत का अभिन्न अंग है। तो अगर ऑप्शन में K2 आए तो K2 होगा, अगर ऑप्शन में K2 नहीं रहे तो कंचनजंगा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी 7वां। चलिए इसका देख लीजिए व्याख्या कि रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत जो है 7वां सबसे बड़ा स्थान है, देश है, सॉरी देश है। यहाँ रूस देखिए तो ये आपका जो पीला पीला दिख रहा है क्षेत्र, ये आपका रसिया हो गया। और दूसरा कनाडा आपका ये स्काई ब्लू वाली ये हो गई एरिया। उसके बाद चीन, चीन रूस के जस्ट नीचे ये चीन यहाँ पे हो गया। और अमेरिका जो है कनाडा के नीचे वाला क्षेत्र अमेरिका हो गया। ब्राज़ील आप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका का एक बहुत बड़ा देश है जहाँ अमेजन नदी बहती है, तो ये ब्राज़ील हो गया। और ऑस्ट्रेलिया देखें तो आपका दक्षिणी दक्षिणी गोलार्ध में आपका ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पे। तो ये हो गया आपका, मैप भी देख लिए। तो 7वां स्थान रखता है भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब पहला कौन है? रसिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन ए में शुक्र, मंगल, बुध और पृथ्वी। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं यहाँ पे कि बुध जो है क्या है? सबसे छोटा ग्रह भी है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई अपना
उपग्रह नहीं है। तो इसको जो है आप याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने के लिए एक ट्रिक याद कर लीजिए। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। क्या है, तो इसका पहला पहला लेटर निकाल लीजिए। आपका पहला जो हो गया एम, मरकरी हो गया, मरकरी मरकरी। अभी से हो गया आपका वीनस, वीनस मतलब शुक्र, मरकरी बुध शुक्र। एलिगेंट मतलब ये, या ई से हो गया हमारा प्यारा पृथ्वी, अर्थ, पृथ्वी। मदर यानी कि एम, एम दोबारा आ गया तो एम से हो जाएगा मार्स, मार्स मतलब मंगल। और जस्ट यानी कि जे, जे से क्या हो जाएगा, तो जुपिटर हो जाएगा, जुपिटर। जुपिटर किसको कहते हैं, तो बृहस्पति को कहते हैं, बृहस्पति को कहते हैं। सो यानी कि एस, एस से क्या हो जाएगा, जस्ट सो। यहाँ पे हो जाएगा सैटर्न, सैटर्न मतलब शनि। इसमें विस्तृत वलय पाया जाता है इस तरीके से, ये पृथ्वी है, ये वलय इसमें रहता है चारों तरफ, एक ग्रह है। आस, आस यानी कि यू, यू से क्या हो जाएगा, यूरेनस, यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण। और नाइन, नाइन से नेपच्यून, नेपच्यून मतलब वरुण। और ये प्लैनेट, इसको जो पी है इसको प्लूटो कहते हैं। तो प्लूटो ग्रह के श्रेणी में नहीं आता है, पहले आता था तो 2006 के बाद से ग्रह के श्रेणी में नहीं आ रहा, तो प्लूटो को आप स्किप कर दीजिए। तो ये हो गया आपका सूर्य से क्रम हो गया ग्रहों का। पहला कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसका क्या हो गया ट्रिक, माई वेरी एलिगेंट मदर जो जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। भारत के सॉरी पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 21%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 0.03%, और ऑप्शन डी 50%। तो इसका जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 78%, क्योंकि वायुमंडल जो है पृथ्वी का उसमें सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस है। तो 21% क्या है, तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बात कर रहा है यहाँ पे। चलिए इसका जो आगे देख लेते हैं व्याख्या, कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन लगभग 21% है। और देखिए इसमें तो एक नंबर पे तो आपका नाइट्रोजन हो गया, कितना हो गया 78%। 2 नंबर पे कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 21%। तीसरा नंबर पे लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, आर्गन होगा, आर्गन हो जाता है आपका 0.9%। और चौथा नंबर पे आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 0.04%। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है, तो ऑप्शन ए हो गया थायराइड, ऑप्शन बी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत यानी कि लीवर। चलिए इसका देख लीजिए, तो लीवर जो है इसमें पित्त रस का बनता है, और यह कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में यह जमा होता है पित्त जो बनता है, ठीक है। और यह
कई महत्वपूर्ण चयापचय कार्यों को नियंत्रित करता है, यानी कि मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि देखें, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? थायराइड हो जाएगी। थायराइड ये कहाँ रहती है? तो गले में रहती है। ये आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो घेगा रोग हो सकता है, जिसको ग्वाइटर कहा जाता है। अग्नाशय जो है वो मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण है, मिश्रित ग्रंथि। और अग्नाशय से क्या निकलता है? इसके लैंगर स्टिप्का से इंसुलिन निकलता है, जिसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है, जो कमी होने के कारण डायबिटीज हो जाता है। और कौन सा ऑप्शन में था? पिट्यूटरी था, यानी कि पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि जो है ये आपको मास्टर ग्रंथि कहलाता है। मास्टर ग्रंथि यह मटर के दाने के जैसा होता है, साइज का होता है। तो ये आपको जानना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, स्कर्वी और रिकेट्स। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा स्कर्वी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। विटामिन ए के कमी से कौन सा होता है? रतौंधी होता है। बेरी विटामिन B1 के कमी से हो जाएगा। और रिकेट्स जो है विटामिन डी के कमी से हो जाएगा। और विटामिन सी के कमी से कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। तो याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देख लीजिए कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और यह खट्टे फलों में पाया जाता है बहुत ज़्यादा ही। तो आंवला में इसका एक अच्छा स्रोत है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 16। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए है 6.4, 7, 7.4 और 8.4। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का 7.4। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मानव रक्त जो है थोड़ा सा प्रकृति में क्षारीय होता है। तो ये क्या है? क्षारीय होता है। पीएच स्केल पे 7 से कम मान वाला जो होता है वो अम्लीय होता है। 7 से इधर जाएंगे तो अम्लीय, और इधर जाएंगे तो क्षारीय, और बाकी 7 के ऊपर रहेंगे तो ये उदासीन हो गया, न्यूट्रल। ये आपको याद रखिए। चलिए प्रश्न नंबर 17। साउंड यानी ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ऑप्शन है निर्वात, गैस, तरल और ठोस। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस हो जाएगा। ठोस में क्यों हो जाएगा? क्योंकि ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग है। और इसका जो है यांत्रिक तरंग का यानी मैकेनिकल वेव का क्या फंक्शन है कि इसको संचरण के लिए इसके संचरण के लिए जो है माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम इसमें ठोस जो है सबसे तेज बहता है, क्योंकि ठोस जो होता है वो इसलिए होता है कि इसके जो कण होते हैं आपस में बहुत ही करीब होते हैं, नज़दीक होते हैं, इसीलिए इसमें तेज होती है। गैसों में बहुत दूर होते हैं, ऐसा होता है। और द्रव्य में होता है जो ठोस से अपेक्षाकृत थोड़े दूर होते हैं। तो ये हो गया। चलिए प्रश्न नंबर 18। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो ऑप्शन ए है तांबा, टंगस्टन, एल्युमिनियम और नाइक्रोम। तो ऑप्शन 18 का उत्तर हो जाएगा सही टंगस्टन। टंगस्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाइक्रोम क्या होता है? तो नाइक्रोम बिजली का हीटर जो होता है, बिजली हीटर में फिलामेंट इसका बना देता है। तो चलिए देखिए, क्योंकि टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, लगभग 3400 डिग्री सी होता है इसका, इसीलिए इसको गलने से बचाने के ये प्रकाश के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जल्दी गलता नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 19 देख लीजिए। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ऑप्शन ए है सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना और अमर्त्य सेन। तो इसमें जो आपका उत्तर हो जाएगा पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाले वो हो जाएंगे ये रविन्द्रनाथ टैगोर।
इनको 1913 में किस में मिला था? साहित्य में। और साहित्य में भी कौन सी उनकी उपलब्धि थी? तो एक गीतांजलि इनका कृति है, गीतांजलि, उसी के लिए इनको मिला था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में मिला था, कब मिला था? 1930 में। भौतिकी में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए मिला था, रमन इफेक्ट बोलते हैं इसको, रमन प्रभाव। हरगोविंद खुराना को किस में मिला था? तो इनको मेडिकल लाइन में मिला था। कब मिला था? तो इनको 1968 में मिला था। अमात्य सेन को मिला था 1998 में। किस लिए मिला था? तो इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। तो ये हो गया नोबेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा प्रश्न 20 का, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी जो है वो पहली भारतीय महिला है जिनको भारत रत्न के पुरस्कार से मिला था। उनको कब मिला था? तो 1971 में उनको ये रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो उत्तर ऑप्शन हो जाएगा इसका भानु अथैया, मीरा नायर, गुनीत मोंगा और रुचिरा कंबोज। तो 21 का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भानु अथैया। गांधी जो इनको जो है गांधी फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम के डिजाइनिंग के लिए भानु अथैया को मिला था 1983 में। ये गांधी फिल्म जो है इसके जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर वो कौन थे? रिचर्ड एटनब्रो, रिचर्ड एटनबरो। और इसका जो गांधी जी का जो रोल निभाया था एक्टर जो है वो कौन थे? वो थे बेन किंग्सले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता? तो ऑप्शन है 5 मई, 5 जून, 11 जुलाई, 22 अप्रैल। तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून। तो देख लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूएन द्वारा, यानी कि 1972 में इसकी शुरुआत हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 8 मार्च, 10 दिसंबर, 24 अक्टूबर और 15 अगस्त। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1944, 1945, 1946 और 1947। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1947। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। किस लिए हुई थी? तो इनका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। और इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क है, यानी कि अमेरिका में है, यूएस में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा और लंदन। तो 25 का उत्तर हो जाएगा जिनेवा, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 7 अप्रैल 1948 को कर दिया गया और 7 अप्रैल को इसीलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1935, 1947, 1949 और 1950। तो 26 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। यह जो है RBI एक्ट 1935 के RBI एक्ट 1935 के तहत इसका स्थापना किया गया था। और इसका जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी
49 को किया जाता है। आरबीआई क्या है? तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है राकेश शर्मा, रवीश मल्होत्रा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 27 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राकेश शर्मा। ये रूसी उस समय के सोवियत संघ यानी कि रूस के अंतरिक्ष मिशन में ये गए थे। कब गए थे? 1984 में। इसमें इसको बोला जाता है, जो अंतरिक्ष यान है उसका नाम था सोयूज T11, इसी से गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, विजेंदर सिंह, अभिनव बिंद्रा और सुशील कुमार। तो 28 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा क्या खेलते हैं? तो राइफल शूटिंग का उनका है, राइफल शूटिंग यानी निशानेबाजी से। तो इसमें स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था, किसमें? 10 मीटर में। और कब? 2008 में। और यह जो है बीजिंग चीन में हुआ था इसका आयोजन। चलिए प्रश्न नंबर 29। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो ऑप्शन है 1979, 1983, 2007 और 2011। तो पहला जो है वो 1983 में पहला विश्व क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, और ये कपिल देव की कप्तानी में जीता था। ये लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में वेस्ट इंडीज को हरा करके वर्ल्ड कप जीता था। चलिए प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ध्यानचंद जिस खेल को खेलते थे उसी से संबंधित होगा। ऑप्शन देख लीजिए, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन और हॉकी। तो ध्यानचंद जो है वो हॉकी खेलते थे, इसलिए इनके नाम पर ध्यानचंद ट्रॉफी पड़ा। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और जन्मदिन, उन्हीं के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 31। अजंता और एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो गुजरात में अजंता और एलोरा गुफा दोनों है। तो ये गुफाएं जो है बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म से संबंधित प्राचीन रॉक कट वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, यानी कि पत्थरों को काट कर बनाए जाने का कला का है। तो इसमें आप अजंता देखें तो अजंता मुख्यतः गुप्तों के द्वारा बनाया गया था। और कौन सा है? एलोरा। एलोरा जो है आपका राष्ट्रकूट को द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूटों द्वारा बनाया गया था। तो ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो कथकली जो है आपका केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है, इसको याद रखिएगा। इसी में एक आ जाता है कथक, आता है कथक। ये उत्तर भारत, इसको कहा जाता है उत्तर भारत का, यह उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत कहाँ था? इसको मेनली यूपी से जोड़ा जाता है। तमिलनाडु का कौन सा हो जाएगा? तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो जाएगा। केरल का भी देख लिए कथकली, और कर्नाटक का यक्षगान। ये शास्त्रीय नृत्य है यहाँ के, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। बिहू किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य और त्यौहार है?
ऑप्शन है उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा असम। असम का यह लोक नृत्य है बिहू। यह फसल कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है और साल में 3 बार मनाया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, मुंशी प्रेमचंद और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो उत्तर हो जाएगा इसका कालिदास। कालिदास भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। तो इसका देख लीजिए कि संस्कृत के महान नाटककार और कवि थे। अभिज्ञान शकुंतलम उनकी प्रसिद्ध रचना है। उसके अलावे क्या है? तो अभिज्ञान शकुंतलम के अलावे कुमार संभवम, फिर आपका ऋतु संहारम, मेघदूतम। तो बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं जिसके कारण इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35। प्रसिद्ध हिंदी लेखक मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? तो ऑप्शन ए में है धनपत राय श्रीवास्तव, गुलाब राय, सूर्यकांत त्रिपाठी, अजय शंकर प्रसाद। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा धनपत राय श्रीवास्तव। इनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। इनका जो महत्वपूर्ण उपन्यास है उसमें गोदान, गबन, कर्मभूमि, ये सब जो है इनके उपन्यास है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और सरदार पटेल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इनके डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। तो यह पुस्तक 1944 में अहमदनगर किले में उनको कैद करके रखा था, उसी समय इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए प्रश्न 37 देखते हैं। प्राचीन ग्रंथ अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है विशाखदत्त, मेगास्थनीज, चाणक्य यानी कौटिल्य और पाणिनि। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चाणक्य हो जाएगा, कौटिल्य। ये कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। और विशाखदत्त का किताब बताइए। तो इनका किताब है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। मेगास्थनीज यूनानी यात्री है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। इसका किताब का नाम जो है वो है इंडिका। और पाणिनि व्याकरण के ज्ञाता थे, इनका पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति, राज्य कला और सैन्य नीति पर किताब है। प्रश्न नंबर 38। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। तो 38 का उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, जिनको कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उन्होंने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था, इसी का आगे चल के कंप्यूटर के रूप में विकास हो गया। इंटरनेट के संदर्भ में www का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वर्ल्ड वेब और वर्ल्ड होल वेब। तो इसका जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, इसका उत्तर हो जाएगा। इसका आविष्कार जो है 1989 में वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने किया था, जिनका अभी पिछले साल निधन हो गया। तो प्रश्न नंबर 40 है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो ऑप्शन है 4, 8, 16 और 32। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट होते हैं।
बीट जो है कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है। 1 किलोबाइट में 124 1 किलोबाइट में 124 बाइट्स होते हैं। चलिए प्रश्न 41 देखते हैं। सबसे हल्की धातु यानी कि लाइटेस्ट मेटल कौन सी है? ऑप्शन है लिथियम, सोडियम, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 41 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्या है? लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। तो इसका घनत्व तो बहुत कम होता है। इसका जो उपयोग होता है मुख्य रूप से रिचार्जेबल बैटरी में होता है। और सबसे भारी अगर बात करें तो सबसे भारी, तो भारी कौन सा हो जाएगा? ओस्मियम। ओस्मियम, ये ओ एस आ जाता। तो प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस कहा जाता है। इसको सूंघने पर हंसी आने लगती है। इसका उपयोग जो है हल्के एनेस्थीसिया में उपयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया क्या है? बेहोश करने का तरीका है। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। भारी जल हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका ऑप्शन है H2O2, D2O, H3O और CO2। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा D2O यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसका परमाणु भार 20 होता है। परमाणु रिएक्टरों में इसका उपयोग न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने में यानी कि मंदक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में। इसका जो परमाणु भार है, इसका भार देख लें तो 20 है, याद रखिएगा। और प्रश्न है 44। दुनिया के पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लुईस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर और रॉबर्ट कोच। तो इसका जो उत्तर है 44 नंबर का वो हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की। लुईस पास्चर किसके खोज किए? तो ये पास्चुराइजेशन का, पास्चुराइजेशन पास्चुराइजेशन का खोज किया था। ये आपका पेनिसिलिन का हो गया। एडवर्ड जेनर चेचक का टीका, चेचक का टीका का खोज किया था। और रॉबर्ट कोच जो है वो आपका टीबी का टीका का खोज किया था। 1928 में पेनिसिलिन नामक एक कवक यानी कि फंगस से इसकी खोज की थी। प्रश्न 45। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? यानी कि वैक्सीन की खोज। तो अभी आपने देख ही लिया था, चेचक के लिए कौन था? एडवर्ड जेनर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा एडवर्ड जेनर। 84 साल का कौन सा है? तो वो ये है पोलियो का, पोलियो के खोज के लिए पोलियो का टीका। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अभी देखें आपने किसके लिए था? पेनिसिलिन के लिए, पेनिसिलिन। और रॉबर्ट को टीबी वाला। तो ये आपका हो गया। 45 का देख लिए। और ये दुनिया का जो है पहली वैक्सीन थी। प्रश्न 46 देख लीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन है श्रीहरिकोटा, नई दिल्ली, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई। बेंगलुरु कहाँ है? तो कर्नाटक में है। इसका अगला क्वेश्चन देख लीजिए।
भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो ऑप्शन में है रोहिणी, भास्कर, आ, 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 आर्यभट्ट और एप्पल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के नाम पे किया गया है पहला कृत्रिम उपग्रह लॉन्च। तो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। किसको? आर्यभट्ट को भेजा गया था। प्रश्न 48 देख लिए, भारत का चंद्र मिशन चंद्रयान-1 कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन है 2006, 2008, 2010, 2014। तो 48 का उत्तर हो जाएगा 2008। अब इसका थोड़ा देख लीजिए कि जो यहाँ पे देख लेते हैं कि 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान प्रथम भेजा गया था। मून इम्पैक्ट प्रोब ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं की खोज की थी। यहाँ पे जो जरूरी है परीक्षा के लिए वो देख लीजिए। तो चंद्रयान प्रथम जो है वो PSLV C11 के माध्यम से भेजा गया था। और चंद्रयान 2 देख लीजिए, चंद्रयान 2 इसको भेजा गया था GSLV मार्क 3। कब भेजा गया था? तो ये गए 22 जुलाई 2019 को भेजा गया था। चंद्रयान 3 देख लीजिए। तो चंद्रयान 3 को किससे भेजा गया था? LVM 3M4 से भेजा गया था। कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। और ये चंद्रमा पे लैंड कब किया था? तो दक्षिणी ध्रुव पे 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग हुआ था। सॉफ्ट लैंडिंग ये 23 अगस्त जो है, इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। और ये जहाँ पे लैंडिंग हुआ था उसको शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया था। शिव शक्ति बिंदु। चलिए, चंद्रयान 4 का भी प्लान बना हुआ है, ये भी जानने वाला है। तो इसका लक्ष्य कब है? तो लक्ष्य आप याद रखिएगा कि 2027 में इसको भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए, प्रश्न नंबर 49 देख लीजिए। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन ए है राजधानी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी हिमसागर एक्सप्रेस और ऑप्शन डी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो यह जो है ट्रेन डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। इसको देखिए, अगर मैप पे अगर देखें तो इस तरह का देख सकते हैं। यहाँ पे डिब्रूगढ़ है, यहाँ से ट्रेन यहाँ पे तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक आती है, इसीलिए ये बहुत ही लंबी दूरी तय हो जाती है। चलिए, प्रश्न नंबर 50 आज का आखिरी प्रश्न देख लीजिए। तो ये है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बांध में आप देखेंगे तो पहला ऑप्शन है भाखड़ा नांगल, दूसरा टिहरी बांध, तीसरा हीराकुंड और चौथा सरदार सरोवर। तो इसमें जो देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे लंबा बांध हीराकुंड। हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। और किस नदी पे बना है? तो महानदी पे बना हुआ है। ये सबसे बड़ा बांध है। सबसे लंबा बांध ये हो गया हीराकुंड। और सबसे बड़ा अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा टिहरी बांध है। सबसे बड़ा ये किस नदी पे है? तो इसको देखिएगा तो एक भिलंगना नदी है, भिलंगना, और एक भागीरथी। तो ये दोनों नदी पे है बना हुआ। तो ये हो गया और ये सबसे बड़ा है।
भाखड़ा नंगल को का बात करें तो ये सबसे बड़ा गुरुत्वीय डैम है। और सरदार सरोवर जो है आपका कहाँ है? गुजरात में। गुजरात में है। किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पे। तो ये सब फैक्ट याद रखिए, परीक्षा में आते हैं। तो आज का 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो बताइए कि हमारा प्रयास कैसा रहा। अगर अच्छा लगा है तो हमें लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद और जय हिंद।